बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं जो हम बीटाट्रॉन पढ़ रहे थे उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीटाट्रॉन में प्राइमरी जो कुंडली है, प्राइमरी कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से जो डोनर आकार के निर्वातित कक्ष होता है उस निर्वातित कक्ष में जो है एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। फ्लक्स में जो परिवर्तन है, फ्लक्स जो यहाँ पर है उस फ्लक्स को हम फाई बराबर फाई नोड साइन ओमेगा टी के द्वारा व्यक्त करते हैं। जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम फाई इज इक्वल टू फाई नोड साइन ओमेगा टी से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। और कार्य के लिए हमने कल जाना था कि कार्य W बराबर E डी फाई अपॉन डी टी के रूप में होता है। W बराबर E डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या, जो आपके फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और चूंकि हम जानते हैं दूसरा कि W डैश जो कार्य होता है, कार्य W डैश इज इक्वल टू कार्य W डैश बराबर F डॉट डी, यानी कि F डॉट डी की बात करें तो उसकी परिधि हो गई, तो परिधि कितना 2 पाई r, तो F डॉट 2 पाई r के रूप में ये कार्य हो गया, बल इंटू विस्थापन। तो दोनों ही पद कार्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कार्य W बराबर W डैश यह हमारे पास बनेगा। दोनों कार्य को हमने बराबर कर दिया, तो E डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू F इंटू 2 पाई r। तो यहाँ से F की वैल्यू निकालें तो F इज इक्वल टू बल बराबर E अपॉन 2 पाई r डी फाई अपॉन डी टी, ये यहाँ पर बनता है ये पद। अब जो इक्वेशन नंबर 11 है और इक्वेशन नंबर जो 14 है इनसे, तो 11 से मान हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 14 में। तो इक्वेशन नंबर 11 से इक्वेशन नंबर 14 में वैल्यू रख रहे हैं हम फाई की, यानी कि फाई की वैल्यू रखेंगे तो उसका अवकलज विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखिए हम फाई बराबर यहाँ रखेंगे तो डी बाई डी टी, और फाई बराबर हम ले रहे हैं फाई नोट साइन ओमेगा टी के रूप में। तो इसका जो अवकलज होगा विद रेस्पेक्ट टू टी वो कितना हो जाएगा, फाई नोट कॉस ओमेगा टी के रूप में। तो यहाँ इस वैल्यू को रख दें, तो F इज इक्वल टू ई ओमेगा फाई नोट कोस ओमेगा टी अपॉन 2 पाई r, ये इक्वेशन नंबर 15 हो जाएगी। अब देखिए 0 से t/4, 0 से प्रथम हम बात करें टाइम पीरियड 0 से t/4 टाइम पीरियड में जो फोर्स है, बल है, उसका एवरेज मान हम फाइंड आउट करते हैं। तो F बार इज इक्वल टू F डी टी 0 से लेकर के t/4 टाइम पीरियड तक। तो 0 से t/4 टाइम पीरियड का यहाँ हम समय का भाग दे देंगे तो हमारे पास औसत मान आ जाएगा। तो ये हो गया 0 से t/4 टाइम पीरियड में लगने वाला बल, और ये हो गया उसमें टी का भाग दे देंगे समय का, तो औसत मान आ जाएगा। तो यहाँ हम F की वैल्यू रखें तो E ओमेगा फाई नोड अपॉन 2 पाई r, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। और यहाँ जो शेष पद है कोस ओमेगा टी डी टी, और यहाँ हमने जो t है, t की जगह हमने क्या पुट किया, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। चूँकि हम जानते हैं कि t बराबर कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे तो यहाँ 2 से जो है 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन 2 ओमेगा यहाँ शेष बचेगा। इसी तरह यहाँ पर t/4 की वैल्यू रखेंगे तो t अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे तो पाई अपॉन 2 ओमेगा यहाँ बच जाएगा। अब इसका हमने समाकलन किया तो कोस ओमेगा टी का समाकलन क्या बनेगा, हमारे पास कोस का जो समाकलन बनेगा वो बनेगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा के रूप में, और लिमिट लगेगी 0 से पाई अपॉन 2 ओमेगा की। इसी तरह dt का समाकलन बनेगा t और 0 से पाई अपॉन 2 ओमेगा
लिमिट। तो इसको सोल्व करते हैं लिमिट लगा करके हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी औसत बल की 0 से T/4 टाइम पीरियड में वो मिलेगी E फाई नॉट ओमेगा अपॉन पाई स्क्वायर R के रूप में। अब हम बात कर रहे हैं अधिकतम वेग से त्वरित होने पर जो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, अधिकतम वेग से त्वरित होगा इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा या संचित ऊर्जा, यानी कि वो त्वरित जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी त्वरित होने पर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो ई मैक्सिमम बराबर जो ऊर्जा है वो कार्य के बराबर होगी, और कार्य बराबर कितना होगा, जो T0 से T/4 टाइम पीरियड में जो औसत बल है उसका मान लेंगे, एवरेज फोर्स इनटू विस्थापन D के रूप में है। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, तो E फाई नॉट ओमेगा अपॉन पाई स्क्वायर R इंटू D बराबर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, C पाई अपॉन 2 ओमेगा के रूप में। अब देखिए D बराबर C पाई अपॉन 2 ओमेगा कैसे आया, क्योंकि दूरी बराबर, हम जानते हैं दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन अत्यधिक त्वरित हो जाएगा तो इसका जो वेग है प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। तो प्रकाश का वेग हम c के रूप में लेते हैं, तो c वेग हो गया, और टाइम T/4 ले रहे हैं हम, टाइम क्या ले रहे हैं, T/4, तो टाइम T/4 हो गया, और T बराबर कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ c इंटू 2 पाई अपॉन 4 ओमेगा, तो 2 से जो है 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो कितना बन गया अपने पास, c इंटू पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये पद बनता है c पाई अपॉन ओमेगा का। तो देखिए यहाँ 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो E मैक्सिमम इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा E फाई नॉट C अपॉन 2 पाई R। अब ये इक्वेशन नंबर जो 7 हमने ली थी उससे देखते हैं, फाई नॉट कितना था, 2 पाई R स्क्वायर B नॉट के रूप में। तो E मैक्सिमम कितना हो जाएगा, फाई नॉट की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो E 2 पाई R स्क्वायर B नॉट इंटू C अपॉन 2 पाई R। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक R से एक R यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो एनर्जी हमें मिलेगी, मैक्सिमम एनर्जी का मान कितना होगा, E B नॉट R C इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो गई, E B नॉट R C के रूप में, और यहाँ C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। तो जो समीकरण 17 है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा को दर्शाती है, तथा स्पष्ट है कि अधिकतम ऊर्जा का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ द्रव्यमान का पद बिल्कुल भी नहीं है, तो यानी कि अधिकतम ऊर्जा का मान जो है द्रव्यमान पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, बीटाट्रॉन में क्या क्या कमियां रहती हैं। तो बीटाट्रॉन की क्या क्या कमियां हैं उनको हम पहचानेंगे कि बीटाट्रॉन का आकार अत्यधिक बड़ा होता है, जो कि स्थानांतरण के लिए सुगम नहीं होता। जो बीटाट्रॉन है इसकी आकृति बहुत अधिक होती है, और इसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना आसान नहीं होता है। बीटाट्रॉन के लिए बड़े शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों की आवश्यकता होती है, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। तीसरी, बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के आपेक्षिकीय द्रव्यमान का वेग पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, तथा अधिकतम ऊर्जा का मान द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करता है, अतः इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन को अत्यधिक उच्च ऊर्जा तक जो है त्वरित कर सकते हैं। किंतु ऊर्जा को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने से विकिरण ऊर्जा हानियां उत्पन्न हो जाती है, जो कि ऊर्जा के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अतः इलेक्ट्रॉन को बीटाट्रॉन में निश्चित सीमा तक ही हम त्वरित कर सकते हैं और त्वरित करके ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। विकिरण ऊर्जा हानि का जो मान होगा वो होता है 88 इंटू 10⁻³ मैक्सिमम एनर्जी का, ठीक है ना, मैक्सिमम एनर्जी का पावर 4 अपॉन R इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यानी कि ऊर्जा हानि किसके बराबर होगी? इतनी ऊर्जा हानि होगी विकिरण ऊर्जा के रूप में। और यहाँ जो स्मॉल r है वो क्या है? बीटाट्रॉन की त्रिज्या है, ठीक है ना। स्थायी कक्षा में जो है बीटाट्रॉन की रेडियस होती है स्मॉल r। तो जो मैक्सिमम एनर्जी है उसकी चतुर्थ घात अपॉन r इंटू 88 इंटू 10⁻³ के बराबर जो है विकिरण ऊर्जा हानि यहाँ रहती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, कला स्थायित्व, फेज स्टेबिलिटी। साइक्लोट्रॉन में गतिशील कण की आवृत्ति प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की आवृत्ति के समान कला में नहीं होने से आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं किया जा सकता। जो साइक्लोट्रॉन है उसमें जो गतिशील पार्टिकल है उनकी आवृत्ति जो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है उसकी आवृत्ति के समान कला में नहीं होने की स्थिति में जो आयन है, जो पार्टिकल है, उनको त्वरित नहीं कर सकते हैं। अतः इस हेतु कला स्थायित्वता का उपयोग करते हैं, यानी कि उनकी जो एनर्जी है, वोल्टता स्रोत की जो आवृत्ति है और जो गतिशील कण की जो आवृत्ति है, दोनों समान बनी रहे, दोनों कला स्थायित्व में बनी रहे। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कला स्थायित्वता का उपयोग करते हैं। यह निम्न दो प्रकार की होती है। कला स्थायित्वता निम्न दो प्रकार से लाई जा सकती है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का मान स्थिर रखते हुए, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र हम आरोपित कर रहे हैं बी वेक्टर के रूप में, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान स्थिर रखते हुए जो आवृत्ति वोल्टता स्रोत है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करके भी हम क्या कर सकते हैं? कला स्थायित्वता ला सकते हैं। इस सिद्धांत पर जो है सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन कार्य करते हैं। जो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है वो इस स्थायित्वता के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान वहाँ स्थिर रखा जाता है और आवृत्ति वोल्टता स्रोत जो है उसकी आवृत्ति में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। जो इसी सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति को नियत रखते हुए चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन करते हुए भी हम जो है कला स्थायित्वता प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ जस्ट पहले वाली के अपोजिट हम वर्क कर रहे हैं। वोल्टता स्रोत की जो आवृत्ति है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसमें क्या कर रहे हैं? परिवर्तन करके कला स्थायित्वता ला रहे हैं। और इस सिद्धांत पर जो है सिंक्रोट्रॉन आपकी कार्य करता है। सिंक्रोट्रॉन जो है इसी सिद्धांत पर वर्क करता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान को स्थिर रखते हुए आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन करके कला स्थायित्वता इस प्रकार से ला सकती है। पर यह प्रत्यावर्ती वोल्टता रही, ये टाइम रहा, और इस प्रकार से जो है T1 टाइम, ये T2 टाइम, ये T0 टाइम हो गया, T2 टाइम हो गया। इन पर जो है वोल्टता के मान में स्थायित्वता लग सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर भी फिर T1, ये दोनों जगह जो है वोल्टता का मान बराबर रहेगा। इसी तरह नीचे भी वोल्टता का मान बराबर रहेगा। तो इस चक्र में
जो है वोल्टता के मान बराबर रहेंगे। इसी तरह नीचे वाले भाग में भी जो है वोल्टता के मान उन टाइम पीरियड्स पे क्या रहेंगे, बराबर बने रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है कला स्थायित्वता को समझने के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता और समय के बीच हमने जो है एक वक्र देखा अभी हमने, उस वक्र को ही व्याख्या कर रहे हैं। तो t0 उस उपयुक्त समय के मान को दर्शाता है जब आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति आयन की आवृत्ति के समान कला में होती है, अर्थात इस टी नोड समय पर आयन d के मध्य अंतराल में पहुंच जाता है। यदि आयन की आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति से समान कला में नहीं होती है, जिसे जो आयन है उसकी आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति के समान कला में नहीं है, तो उस स्थिति में आयन टी नोड से कुछ समय पूर्व अथवा कुछ समय पश्चात डी के मध्य अंतराल में पहुंचता है। यानी कि अगर दोनों की आवृत्ति असमान है तो जो मध्य अंतराल है वहाँ वो आयन या तो कुछ समय पहले पहुंच जाएगा या फिर कुछ समय बाद पहुंचेगा। माना धनायन टी नोड समय के पश्चात t1 समय पर d के मध्य अंतराल में पहुंचता है, जहां विभव का मान पहले की तुलना में कम होने से आयन की ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिससे वेग में कमी होने से आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान में भी कमी होगी। अतः कम द्रव्यमान वाला आयन d के मध्य अंतराल में t1 से कुछ समय पूर्व टी नोड समय पर पहुंच जाता है। अतः इस समय में धनायन की आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति के समान कला में होगी, जिससे कण उच्च ऊर्जा से त्वरित होगा। माना d के मध्य अंतराल में t0 समय से कुछ पूर्व t2 समय पर पहुंचता है, जहां विभव का मान टी नोड पर विभव से क्या होता है, अधिक होता है। अतः जो आयन है, आयन की ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे उस आयन के वेग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। आयन के वेग में वृद्धि होने से आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। अतः अधिक द्रव्यमान वाला आयन धनायन के d के मध्य अंतराल में t2 के पश्चात किसी समय t नोड पर पहुंचता है। अतः इस स्थिति में धनायन की आवृत्ति तथा आवृत्ति वोल्टता स्रोत की आवृत्ति समान कला में होगी, अर्थात धनायन अधिक ऊर्जा से त्वरित होगा। इस प्रकार सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में कला स्थायित्वता प्राप्त करते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।